हेलो स्टूडेंट्स, अपन बोर्ड एग्ज़ाम के 2019 वाले पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर हम जो पार्ट ए में जितने क्वेश्चंस थे 14 लगभग 13 क्वेश्चंस थे उनको अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन पार्ट बी के अंदर पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये है आपका खंड बे वाला पोर्शन जो कि पेपर के अंदर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और 3 नंबर वाले यानी कि थोड़े से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं खंड बे के अंदर। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष में कोई 2 अंतर लिखिए। और दूसरा इसी के अंदर क्वेश्चन दे रखा है सरल गणीय जालक में संकुलन दक्षता की गणना कीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन ठोस अवस्था वाले चैप्टर से हैं, तो ये आपके चैप्टर हट चुका है, तो हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आप ऐसी नॉलेज के हिसाब से अगर इसका आंसर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर पूरा दिखा देती हूँ। ये यहाँ तक इसका आंसर है और ये यहाँ पर इसकी संकुलन दक्षता निकालना बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपकी यह चैप्टर हट चुका है तो इसमें अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से पूछा हुआ है। और जो विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उसके अंदर जो परासरण वाला होता है उससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये पूछा हुआ है इसके अंदर कि परासरण दाब ज्ञात कीजिए। किस किस की सहायता से? तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है K4FeCN6 का 0.05 m विलियन 300 केल्विन ताप पर 300 केल्विन पर 92% वियोजित होता है, तो विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसके अंदर हमको R की वैल्यू दे रखी है 0.0821 वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आज गले में थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों। विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, यहाँ पे हमको R की वैल्यूज दे रखी है वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, नेक्स्ट देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमको निकालना है परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब का आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आई भी जोड़ रखा है। आई इसलिए जोड़ रखा है क्योंकि देखिए यहाँ पे वियोजन दे रखा है। वियोजन दे रखा है कि इस वाले कंपाउंड का वियोजन होता है 92%। ओके, 92% वियोजन होता है। और जब वियोजन गुणांक को यानी कि जो कि 1/2 गुणांक 1/2 में दिया था उसको 1/2 गुणांक कहा जाता है, इसलिए उसको यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जब वियोजन के संदर्भ में पूछा जाता है तब परासरण दाब पाई इज इक्वल टू ICRT होता है। ओके, देखो जब वियोजन के संदर्भ में परासरण दाब पूछा जाता है तब पाई इज इक्वल टू होता है ICRT। आई क्या है? यहाँ पे एक वियोजन स्थिरांक है जो कि 1/2 ने दिया था, इसलिए इसको 1/2 गुणांक भी कहा जाता है। और ये हम कैसे निकालते हैं? तो ये ऐसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है 1 + अल्फा और 1 + अल्फा n-1। ओके, और अपोन में आता है 1। देखिए यहाँ पर जो अल्फा है ये वियोजन की मात्रा है, यानी कि अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा इज इक्वल टू 92% वियोजित हो रहा है। 92% का मतलब होता है कि अपोन में आपको 100 लगाना है, तो 92 अपोन में 100 तथा ये कंपाउंड जो है ये वियोजित हो रहा है। ओके, देखिए जब भी इस तरह का कंपाउंड होता है तो ये क्या होता है कि जो बड़े वाले कोष्टक वाला अंदर वाला होता है वो वियोजित नहीं होता है, इसके बाहर जो आयंस होते हैं वो ही वियोजित होते हैं। ओके, तो यहाँ पर K4 यानी कि 4 तो K+ बनेंगे और इस पे जो होती है 4- बनेगा, यानी कि एक आयन तो ये वाला बनेगा और 4 ये बनेंगे, यानी टोटल आयन कितने बनेंगे? 5 बनते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस मान सकते हो आप N की वैल्यू। ओके, यहाँ पे 5 बनेंगे जब ये वियोजित होगा तब। अब हमारे पास में लगभग सभी आ चुके हैं आई निकालने के लिए। अल्फा हमने देख लिया, एन भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। ओके, इस फॉर्मूले के अंदर आपको ये वाली दोनों वैल्यू रख देनी है, 1 का 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 92 अपोन में 100, 92/100, फिर n-1 अपोन में 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और 1 n क्या है यहाँ पे? 5 है, तो 5-1। और अब इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व कैसे करेंगे? देखिए अपन इसको सोल्व करते हैं।
सोल्व कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू अपने पास में दे रखा है 1+92/100 और इंटू 5 में से 1 जाएगा तो 4, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से दे रखा है तो फिर इसको हल करना पड़ेगा। कैसे हल करोगे, यहाँ से 100 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो +92/100 इंटू 100, ओके। अब यहाँ पर यह आ जाएगा 192 इंटू 4 अपॉन में आ जाएगा 100, ओके। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 दूना 8, 4 नाम 36, 36 का 6, 3 हासिल का 4 एम 4 और 7, और नीचे भी 2 जीरो है तो फिर इधर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर 7.68। तो ये आ गया आंसर, यहाँ पे देखो 7.68। देखिए आई हमको प्राप्त हो चुका है और ये वाला आई हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट दे रखा है हमको सी यहाँ पे देखिए सीधी सीधी कंसंट्रेशन हमको दे रखी है 0.05 m, ओके। और नेक्स्ट है आर की वैल्यू ये दे रखी है अपन को, और टी यानी ये केल्विन में हमको दे रखा है। अब इन सब की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हमने रख दिया पाई बराबर आई की वैल्यू रख दी, फिर ये सी, फिर इधर आर और फिर ये टी, इन सब की वैल्यू रख करके इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा है आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले आपको परासरण दाब निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, पाई बराबर CRT। अगर वियोजन की मात्रा दे रखी है तो आपको आई भी जोड़ देना है। फिर आई कैसे निकालोगे, 1 + अल्फा n-1 अपॉन में 1 करके निकालोगे। अल्फा यहाँ पे वियोजन की मात्रा है, जितना दे रखा होता है उसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे, और n जो होती है यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स है, ठीक है। ऐसा करके हम इसको हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। देखिए विद्युत अपघट्य यानी कि जो आप ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हैं। जब आप ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर अपन पढ़ते हैं तब उसके अंदर विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ते हैं, जो दुर्बल भी होते हैं और प्रबल विद्युत अपघट्य भी होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल के अंदर आयनित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कम होते हैं, कुछ अधिक होते हैं, उसके आधार पर उनको डिवाइड कर रखा होता है। तो उनके चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक को हमको समझाना है। देखिए चालकत्व को आपको सीधा सीधा समझने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ इस बॉक्स के अंदर वाला। देखिए विद्युत अपघट्य के आयनों का जब विलायकन करते हैं या आप उसको घोलते हैं, तब अगर वो विलायकन आयनों का विलायकन अगर बढ़ता जाता है तो क्या होता है कि आयन्स आपस में टकराते रहते हैं और इससे उनकी गतिशीलता कम हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही गतिशीलता कम हो जाती है तो उनका चालकत्व जो है कंडक्टिविटी वो भी कम हो जाती है, ओके। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक तो है विद्युत अपघट्य के आयनों का विलायकन, क्योंकि ये बढ़ने के साथ साथ गतिशीलता कम हो जाती है और चालकत्व भी कम हो जाता है। इसके साथ ही विलायक की जो विस्कासिता होती है अगर वो इंक्रीज होती है तब भी चालकत्व डिक्रीज होता है, यानी कि घट जाता है। देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये दोनों कारक मैंने आपको यहाँ पे बताया है शॉर्ट में। विद्युत अपघट्य के आयनों का विलायकन एक कारक तो यह है, यानी विद्युत अपघट्य के छोटे आयनों का विलायकन अगर अधिक होता है तो इसके कारण उनकी गतिशीलता कम हो जाती है और इससे चालकत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट दे रखा है विलायक की विस्कासिता, यानी इसकी विस्कासिता अगर बढ़ती जाती है तो चालकत्व कम होता जाता है, ओके। ये दो कारक आपको ध्यान में रखने हैं और 2 ही लिखने थे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक परिघटना है। संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक परिघटना है, यानी कि इसको आपको समझाना है कैसे है ये विद्युत रासायनिक अपघटन की क्रिया। देखिए ये वाली जो संक्षारण की अभिक्रिया होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि आयरन के ऊपर जैसे ऑक्सीजन और उसको जल और यानी कि नमी मान सकते हो आप, H+ के रूप में नमी उसको मिल जाती है, और ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही लोहा आता है तो जब इन दोनों के साथ में जैसे ही आयरन आता है तो ये इस पे जंग जैसा लगने लग जाता है और ये खराब होने लग जाती है। तो यानी कि यहाँ पर 2Fe+ बनने लग जाता है,
ओके। और इसके साथ में 2H2 होता है, और जब थोड़े दिन बाद में इस पर जंग जैसा लग जाता है पूरा, तो Fe2O3 यानी फेरिक का ऑक्साइड बन जाता है, और यही जंग होती है। ठीक है, जंग जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ये। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि संक्षारण जैसे लोहे पर जंग लगने को एक वैद्युत रासायनिक परिघटना माना जाता है। कौन सी परिघटना माना जाता है, ये ध्यान में रखना आपको, वैद्युत रासायनिक परिघटना माना जाता है, क्योंकि वैद्युत रासायनिक जो सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है, उसका निर्माण होता है जिसमें कैथोड और एनोड बनकर उन पर अपचयन और ऑक्सीकरण, ये दोनों प्रक्रम होते हैं। ठीक है, आपने 11th में अपचयन और ऑक्सीकरण पढ़ा होगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है। ठीक है, लोहे से बनी हुई किसी भी वस्तु के किसी भी निश्चित स्थान पर जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो वह स्थान एनोड का काम करता है। ठीक है, यानी किसी निश्चित स्थान पर अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वह एनोड का कार्य करता है, और जहां पर H+ की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन होता है तो वह कैथोड का काम करती है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन 2 ही क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये और वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से अपन ये 2 ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।